क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t कोऑर्डिनेट नंबर t के दिए -1 and 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p, उसके कोऑर्डिनेट नंबर हमें दिए -3 and 10 एंड q उसके कोऑर्डिनेट नंबर है 6 and -8। तो इस क्वेश्चन में हमें जो डिवाइड करने वाला जो पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट नंबर फाइंड आउट नहीं करना। आपने स्टार्टिंग में ही लाइन पढ़ी होगी तो आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में रेशियो फाइंड आउट कर, और रेशियो हमारे लिए फॉर्मूला में कौन से लेटर से डिनोट किया गया है, m और n। मतलब इस क्वेश्चन में हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट सेम प्रोसीजर होगी जब हम कोई जो डिवाइड करने वाला पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट नंबर जैसे फाइंड आउट करते थे ना, वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला यूज करके m और n को भी फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, सेम टू सेम प्रोसीजर है, सिर्फ जो फाइंड आउट करने वाली चीज है वो अलग। ओके, तो स्टार्टिंग में आप क्या लिखोगे, सारे जो पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट नंबर लिखोगे, और जो फाइंड आउट करना है उसको क्या कर रखेंगे, उसके लिए क्या अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करते हैं, m और n जो फॉर्मूला में रहता है वही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ पे पहले t जो डिवाइड कर रहा था तो उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर अवेलेबल है। सो यू राइट t के कोऑर्डिनेट नंबर लिखो। ओके, t के कोऑर्डिनेट नंबर क्या है, -1 and 6। समझ में? उसके बाद और t के जो पॉइंट मतलब जो डिवाइड करते हैं उसके कोऑर्डिनेट नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसके लिए क्या लेटर होते हैं, x and y। उसके लिए क्या होता है, x और y। तो इसमें जो हमारे पास कोऑर्डिनेट नंबर है उसमें x हमारे लिए -1 है और y हमारे लिए 6। जो डिवाइड करने वाला है ना उसके लिए भी कुछ डिनोट्स करते हैं लेटर, उसका नाम हमने क्या रखा है, x और y। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके भी हमें हो गए। अभी जो लाइन सेगमेंट बना रहा है उनके भी हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है और उनके कोऑर्डिनेट नंबर भी अवेलेबल है, तो वो हमारे लिए x1 y1 और x2 y2 होता है। ओके, तो p के जो रहेंगे तो p के कोऑर्डिनेट नंबर लिखेंगे -3 10, इसमें हमारे लिए x1 रहेगा और y1 रहेगा। ओके, तो पहला जो कोऑर्डिनेट नंबर है -3 वो x1 है और दूसरा जो है वो y1 है। फिर दूसरा पॉइंट है q, उसके भी कोऑर्डिनेट नंबर हमारे लिए x2 और y2 रहता है। क्या रहता है, x2 और y2। तो q के कोऑर्डिनेट नंबर है 6 -8 और इसमें रहेगा x2 6 और y2 क्या रहेगा, -8। समझ में आ रहा है? ओके, और हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो। इसका मतलब m/n फाइंड आउट, उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट। समझ में आ रहा है? ओके, तो m और n हम लोग उसके लिए कोई लेटर अज्यूम नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी फॉर्मूला में है वैसे ही रखेंगे। समझ में आया? डन। उसके बाद हम क्या यूज करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए, रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए कुछ नया फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, नहीं, वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए निकाला था, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे लिखोगे बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला है हमारे पास m(x2) प्लस n(x1) एंड m प्लस n। समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। अभी यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देते हैं। m की वैल्यू हमारे पास है क्या, ये कोऑर्डिनेट नंबर निकालने का फॉर्मूला है, बट इसकी हेल्प से हम रेशियो निकालने वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की बारी आएगी तो x की वैल्यू हमारे पास है, समझ में आ रहा है, -1। समझ में आया? उसके बाद m की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। फिर हमारे पास x2 की वैल्यू है क्या, यस 6 प्लस n की वैल्यू नहीं है हमारे पास क्योंकि वही फाइंड आउट करना है हमें, तो n लिख दिया। x1 हमारे पास है -3 तो -3। ओके, समझ में आया?
नीचे m प्लस n है, उसको एज इट इज लिख, क्योंकि वो हमारे पास है ही नहीं ना, उसको ही फाइंड आउट करना है। अभी बारी आएगी तो आपको समझना है कि यहाँ पे हमें, अभी ये देखो जो इज इक्वल टू की साइन है उसकी दोनों तरफ अभी वैल्यू, ऐसे सिचुएशन में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना हो। क्या करना होता है? एक ही तरफ होता तो एक ही तरफ कैलकुलेशन होकर आंसर आ जाता, अभी दोनों तरफ है, ऐसे टाइम में हमें क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे -1 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा और 1 का किसके साथ हो जाएगा? इसके साथ। तो पहले -1 का इसके साथ करते हैं। तो -1 एक नंबर है और ये m प्लस n तो अल्फाबेट है, तो इनका m प्लस n क्या कैलकुलेशन होगा नहीं -1 के साथ, बट वो हम क्या कर सकते हैं? ब्रैकेट में उसके साथ लिख सकते हैं -1 के साथ। समझ में आया? मतलब -1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया m प्लस n के साथ। ओके, आगे 1 का भी इनके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन होने के लिए हमें क्या दिखाना होगा? ये 1 लिखेंगे और साथ ही साथ ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे 1 के साथ। वैसे आपको 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 1 के साथ ये अगर टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे टर्म रिपीट होने वाले, क्योंकि 1 के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो टर्म या वो नंबर रिपीट हो जाता है। तो ये सारा जो इक्वेशन बना हुआ है ऊपर वो सारा रिपीट होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा? m 6 प्लस n -3 ये रिपीट होगा। यहां तक समझ में आया आपको? ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो मल्टीप्लीकेशन है वो पूरा क्लियर कराते हैं। तो 1 -1 ये पूरे ब्रैकेट को एक एक टर्म को मल्टीप्लाई कर, पहले m को करेगा तो -1 m को करेगा तो क्या बन जाएगा? -1 m बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि? फिर ये -1 अगर n को मल्टीप्लाई करेगा तो वो क्या बना देगा? -1 n बना देगा। समझ में आया आपको? आगे देख रहे हो तो m और 6 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 6m हो जाएगा। फिर प्लस साइन है, प्लस के बाद उधर -3 और n का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3n। मतलब ये जो प्लस की साइन है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस है इसलिए, तो -3n बन। अंडरस्टैंड? ओके, अभी हमें देखने हैं कि इसमें लाइक टर्म जो है वो क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे। जैसे कि m का लाइक टर्म है 6m, तो हम क्या करते हैं? -1 m के पास में 6m को बुलाते हैं क्योंकि वो लाइक टर्म है इस, लेकिन 6m दूसरे साइड में इक्वल के, तो वो इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगी उसकी, तो -6m बन जाएगी। ओके, फिर हम क्या करते हैं? दूसरी तरफ भी, दूसरी तरफ -3n है, उसको वहीं पे लिख देते हैं एज इट इज, लेकिन उसका लाइक टर्म जो है -1n उसको उधर भेज देते। समझ में आ रहा है? तो -1n है, दूसरे साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1n। ओके, नूर आलम एग्जाम देने दे ही मत तू, उससे अच्छा। समझ में आ रहा है क्या? वो मुझे सैंडल लगा कि मेरा कुछ लॉस नहीं, तुझे डाइजेस्ट लेके जाइए तो कॉपी कर, मेरा कोई नुकसान नहीं है उससे। समझ में आ रहा है क्या? ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे माइनस करके लेना है। ये लाइक टर्म है तो माइनस हो जाएंगे, मतलब अगर m का तो कुछ होगा नहीं, m तो m रहेगा एज इट इज, सिर्फ नंबर का माइनस हो सकता है क्योंकि वो नंबर का माइनस हमें करने आता है। 6 में से 1 गया, मतलब ये यहाँ पे साइन देखने हैं, फिर भी माइनस माइनस दोनों साइन है, तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन होने के कारण ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। साइन के रूल तो आपको आते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। समझ में आ रहा है? तो माइनस माइनस प्लस होगा तो नंबर प्लस होंगे, 7 6 1 7 हो जाएगा, 7m आ जाएगा, लेकिन 7 की साइन कॉमन रहेगी, जो कि साइन कॉमन कौन सी है? माइनस माइनस, यहाँ पे -7m। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ध्यान में रखना है। इस साइड में आप देख रहे हो तो 3 माइनस में 1 प्लस में, प्लस माइनस यहाँ पे भी होने वाला है, मतलब माइनस होने वाला है। 3 में से 1 अगर माइनस करोगे तो 2 आएगा, और n तो एक वेरिएबल है, वो एज इट इज वहां पे उसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर नंबर की साइन देनी है, वो भी माइनस साइन है, 3 ग्रेटर है ना उधर, तो उसकी साइन क्या आ जाएगी? माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ऐसे सिचुएशन में आपको पता है कि ये क्या होने वाले हैं? अभी
दोनों डिवाइड होने वाले हैं इस तरफ आके, लेकिन इनकी साइन हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर माइनस माइनस दोनों तरफ रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये फिर कैसे दिखने वाले हैं आपको, 7m और दूसरी साइड में 2n दिखे। समझ में आया? ओके, अभी हम क्या करते हैं, n को इधर बुलाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो n को अगर इधर बुलाएंगे तो ये m दिखेगा, m अपॉन n दिखेगा। ये n जब इस तरफ आएगा तो m के नीचे उसको जगह मिलेगी। m अपनी जगह छोड़ेगा क्या, मेरे ऊपर आके तू बैठ ऐसे बोलेगा क्या? नहीं, नीचे आके बैठ। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही जैसे ही m ने n को बुलाया, ये 2 है, वो अपने लाइक टर्म को बुलाएगा, मतलब 7 उस तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब 2 अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है, लेकिन 7 उस तरफ जाने वाला है, तो 7 क्या हो जाएगा, उसके 2 के नीचे जाएगा। तो फाइनली आपको इस तरह से दिखेगा। इसका ही मतलब क्या है कि ये रेशियो फॉर्म में ही है, वैसे देखा जाए तो 2/7। तो ये हमें रेशियो फॉर्म में ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 2:7 लिख सकते हैं। फाइनली ये m की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 मिली, और 7 की वैल्यू हमें क्या, अपना n की वैल्यू क्या मिली, 7 मिली। समझ में आया? ओके, डन, क्लियर है? यही